और मेरे बच्चों, हिंदी बोधशिला के आपके अपने इस पटल पर आज मैं आप लोगों को स्वर की उत्पत्ति, भेद नहीं, स्वरोत्पत्ति, स्वर की उत्पत्ति यानी जो स्वर हैं उनकी पूरी डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है उसे ध्यान से आप देखें, ताकि स्वर से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में किसी भी तरह से दिक्कत न लाए और इनसे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो भी प्रश्न किस पर, सब्जेक्ट पर नहीं, कॉन्सेप्ट पर। इनके कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, जहां बच्चे अधिकतर गुमराह हो जाते हैं कि यार ये तो हमने ऐसे पढ़ा ही नहीं, इसका जवाब क्या होगा। तो मैं अपने तरफ से लगभग हर प्रश्न को सोचकर उसको हम क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम स्वर उत्पत्ति इस बिंदु पर ध्यान देंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है। स्वर की परिभाषा, स्वर के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिटेल आपको दिया है, सब कुछ उसमें वर्णित कर दिया है। स्वर को प्राण और स्वर को ईश और स्वर को अक्षर भी कहते हैं। पहला सवाल हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी सवाल आता है कि स्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो वो नाम इसमें से कुछ भी दे सकता है आपको, जैसे प्राण, ईश, अक्षर या अच। इस सब का मतलब स्वर ही है। ठीक है, कैसे है हम थोड़ा सा इसे आपको और स्पष्ट कर दे रहा हूं। प्राण, स्वर को प्राण कहा जाता है, यानी किसी भी व्यंजन में यदि स्वर लगा तो वर्ण बना, अब वर्ण बनता है तो वो प्रकट होता है। स्वर हटा दिए वो व्यंजन हो गया, यानी अनुच्चरित हो गया। तो किसी भी व्यंजन को स्वरित होने के लिए स्वर का होना आवश्यक है, अतः स्वर व्यंजन का प्राण है। क्लियर। दूसरा ईश, ईश माने राजा, मालिक, पति, स्वामी, ईश्वर। लेकिन यहां ईश का मीनिंग हुआ आदेशकर्ता। स्वर व्यंजन को जैसा आदेश करेगा, व्यंजन उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन होगा, प्रकट होगा। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अकॉर्डिंग टू वॉवेल्स है। जैसे क, अ जुड़ा है, अगर उसमें आ जोड़े तो क क्या हुआ, का। ऊ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कू। ए जोड़े तो के, यानी क स्वर के अनुसार उच्चरित हो रहा है, यानी स्वर जैसा आदेश कर रहा है, व्यंजन उसके अनुसार उच्चरित होकर वर्ण बन रहा है। ये हो गया ईश। अक्षर, इसके बारे में बता दिया। अ माने रहित, क्षर माने नाश, यानी जो स्वर की ध्वनियां हैं वह नाश रहित हैं। अच्छा, ये एक सवाल और आपसे पूछ दूं कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। भाई देवे, कोई आपसे पूछ दे कि भाई आप हमें बताइए कि अक्षर और वर्ण, इन दोनों में क्या अंतर है, तो जान लीजिए अक्षर शुद्ध स्वरात्मक ध्वनि है, उसमें किसी अदर साउंड्स का मेल नहीं है। अक्षर केवल स्वरात्मक ध्वनियां हैं। वर्ण, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मेल है, क्योंकि स्वर द्वारा व्यंजन का वर्ण करने से जो ध्वनि बनती है वो वर्ण होती है। तो साफ है कि इसमें स्वर प्लस व्यंजन, यानी आपको मैं अगर ऐसे कर लूं तो इसमें स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है, दोनों ध्वनि है।
और जबकि अक्षर, अक्षर क्या है? शुद्ध स्वर है। ये अंतर है। वर्ण में स्वर व्यंजन दोनों का मेल है, अक्षर केवल शुद्ध स्वर है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। अधिकतर चूंकि आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो कुछ राह चलते विद्वान होते हैं जो परीक्षा के लिए आपसे सवाल पूछ देते हैं, तो इस तरह के सवाल रास्ते में बहुत मिलते हैं। ठीक है, तो अब अक्षर भी हो गया। अच, अच माने क्या होता है? संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं? अच, और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। अच और हल। तो ये 4-5 नाम हैं इनके, जिनको आप गौर से कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने मूल विषय पर कि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो मित्रों, सभी स्वरों का ही नहीं, सभी स्वरों का ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड के समस्त ध्वनियों का जनक कौन है? अ। ये महाप्राण है। अ क्या है? नाद है, नाद समस्त ध्वनियों का जनक है। विश्व की जितनी ध्वनियां हैं, ब्रह्मांड में जितनी ध्वनियां व्याप्त हैं, सारी ध्वनियों का कारक अ है। और ये अ कहां है? हमारे नाद में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब अ हमारी नाद से प्रकट होकर के बाहर आता है तो ध्वनि रूप में बाहर आता है, क्योंकि भाषितः इति भाषा, भाषित होना, ध्वनित होना। तो जब ध्वनि रूप में बाहर आता है तो विज्ञान क्या कहता है? कि ध्वनि सेकेंड के 1000वें हिस्से में भी स्थिर नहीं है, ध्वनि स्टेबल नहीं है। तो अब वही अ जो हमारे नाद से प्रकट होकर के बाहर आया, चूंकि ध्वनि है, और ध्वनि कभी स्थिर नहीं हो सकती, तो ये ध्वनि अगर ऊपर जा रही है तो ई बनेगी, और नीचे आ रही है तो ऊ बनेगी। यहीं पर एक सवाल आता है, बार बार पूछा गया, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कि अ ई ऊ में मध्य स्वर बताइए। क्या पूछा जाता है? अ ई ऊ में मध्य स्वर बताइए। तो अगर हम इस क्रम से पढ़ रहे हैं अ ई ऊ, तो अब हमको मध्य स्वर ई दिख रहा होगा, लेकिन ई मध्य स्वर नहीं है, क्योंकि अब यहां पर आइए, हमारे नाद से प्रकट होने वाला स्वर अ, ये ध्वनि जब ऊपर गई तो ई बना, नीचे आई तो ऊ बना, तो मध्य में कौन दिखा? मध्य में अ है। ये ध्वनि जब ऊपर जा रही तो क्या बनी? ई। और ई को क्या कहते हैं हम? अग्र स्वर। ठीक है, और यही ध्वनि अगर नीचे की तरफ जा रही तो क्या बन रहा है? ऊ। ऊ क्या है? पश्च स्वर। ये जिह्वा के आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन चूं यहां पर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इनकी उत्पत्ति के समय ही आपके क्वेश्चंस क्लियर होते चले जाएं। गौर से भी देखेंगे, क्योंकि कहा गया कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो गति ब्रह्मांड की है वही गति आपके शरीर की है, पिंड की है। ठीक मित्र, ऐसी स्थिति। तो अब ये पश्च स्वर, ये मध्य स्वर और ये अग्र स्वर, ऐसा क्यों होता है? देखिए मित्र, जब ये ध्वनि जो आप देख रहे हैं अ, अगर ये ध्वनि ऊपर जा रही है, इसी के साथ साथ आप भी चल रहे हैं, तो जहां तक भी आप जाएंगे आपको अ ही सुनाई पड़ेगा। जहां आप स्टेबल हो गए और आपसे ऊपर ध्वनि गई, वहां ये ई हो जाएगी। कारण कि ये जो एयर प्रेशर है, क्या है ये? एयर प्रेशर। इस ध्वनि में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक कौन है? ये वायुदाब है, एयर प्रेशर है। चूंकि अ ऊपर जाएगा तो हवा इस रूप में कटेगी और ध्वनि बदल करके इकार में आ जाएगी, और अ अगर नीचे की तरफ जाएगा तो हवा इस फेस में कटेगी और ध्वनि का रूप बदल करके उकार में आ जाएगी।
इतना ही नहीं, आप गौर से देख सकते हैं कि जब दीपावली वगैरह पर आप लोग रॉकेट जलाते हैं तो सी से करके जाती है, इकार के रूप में ऊपर जाती है, और जब बिजली कड़कती है वो ध्वनि नीचे आती है तो उकार गड़गड़ा करके परे गड़गड़ाहट के साथ वो नीचे आती है, वो सी से करके नहीं आती, तो गड़गड़ाते हुए आएगी। और जो ऊपर जा रही है, और इतना भी छोड़ दो, आप ज्यादा खाना खा लोगे कब्ज हो जाएगी तो ढेकार आएगी। तो ढेकार में क्या आएगी? चू इसके नीचे है ना, इसके नीचे इसके ऊपर आ जाओ, यहीं पर देख लो। ज्यादा खाना खा लिए, विकार कहाँ आया? विकार तुम्हारे पेट में है। अगर वो निकलेगा, नीचे से निकलेगा तो क्या निकलेगा? ढेकारोगे कैसे? ढेकार में ऊ आएगी, आहू, है ना। और जब सर्दी जुकाम यहां होता है, छींकते हो तो क्या आता है? इकार आएगा, आक छी, ई आएगा, और नीचे ऊ आएगा। ऊपर यदि वायु जा रही, ध्वनि जा रही है तो हवा को तिर्यक काटेगी, इस रूप में काटेगी, अतः वह अ ई बन जाएगा। और यही अ अगर नीचे की तरफ ध्वनि जा रही है तो इस रूप में आ जाएगा। इसलिए हमारे पास मूल स्वर कितने हुए? नेचुरल, नैसर्गिक, प्रकृति प्रदत्त हमारे पास स्वर कितने आए? 3, अ, ई और उ। इनकी संख्या कुल कितनी है? 3 है। कुछ मित्रगण हैं जो यहां पर मूल स्वर को 4 की संख्या जोड़ते हैं। किसको? री को भी। ये जो री है आगत है, ये संस्कृत की ध्वनि है, आगत है। ये न तो व्याकरण से उसके साथ मिली हुई नजर आएगी, न प्रत्याहार में। प्रत्याहार भी इसका अलग है। अगर दोनों के प्रत्याहार पर हम ध्यान दें तो देखिए, एक प्रत्याहार आपका बन रहा है अ, ई, उ, उड़, री, लिक, क। ये देखिए, ये अण है और ये अक है, ठीक है। तो अक में अगर गौर से आप देखेंगे तो ड़ का एक प्रत्याहार अपने आप ही अलग बताएगा कि मेरी कैटेगरी इनकी कैटेगरी से भिन्न है, ठीक है ना। ये जो लोप वर्ण देख रहे हैं, ड़ का लोप वर्ण करके हम अक प्रत्याहार बनाते हैं, फिर भी ड़ के कारण री और ली की प्रकृति अलग है। अतः मूल स्वर हमारे पास कितने साबित होंगे? 3 ही, ठीक है मित्र। इन्हीं को क्या कहते हैं? लघु स्वर। लघु माने जिनका उच्चारण काल छोटा हो, सबसे छोटे उच्चारण काल में प्रकट होने के कारण इन तीनों का नाम क्या हुआ? लघु स्वर। मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल जो साउंड्स हमें प्राप्त हुए, उस साउंड में हमारे द्वारा किसी तरह का रब्दो बदल, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। वो ज्यों के त्यों अपने उसी प्राकृतिक नैसर्गिक रूप में विद्यमान है। अतः इनको हम मूल स्वर कहते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ह्रस्व स्वर, चूंकि इनकी मात्रा ह्रस्व मात्रिक है, एक मात्रिक है, ठीक है, इसलिए इनको एक मात्रिक या ह्रस्व मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये तीनों का प्रकृति आपके सामने यहां लिखा हो, जिनकी संख्या 3 है। तो ये जो 3 हैं, इसमें से अ हमारे नाद से प्रकट हुआ और अपने गति के कारण ऊर्ध्वगामी हुआ, अग्र बना तो ई, पश्च बना तो उ, मध्य में है तो अ, ई, उ। ये 3 ध्वनियां गॉड गिफ्टेड हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, मौलिक हैं, नेचुरल हैं। अब इसके बाद प्रायोजित ध्वनियां प्रारंभ होंगी। कौन सी ध्वनि प्रारंभ होगी? प्रायोजित। अगर उत्पत्ति देखा जाए तो स्वर 2 तरह के मिलेंगे, मौलिक और प्रायोजित। मौलिक ध्वनियां सिर्फ अ, ई, उ हैं। अब प्रायोजित ध्वनियां प्रारंभ करते हैं। कैसे प्रायोजित करते हैं, कैसे स्वर पैदा होता है? तो सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं क्या? संधि का। संधि में कौन? दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या हुआ? दीर्घ किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चे हैं वो कहते हैं दीर्घ माने बड़ा। नहीं मित्र, दीर्घ माने लंबा, दीर्घ माने
लंबा। ठीक, अब ये जो लंबा, क्या लंबा, तो उच्चारण काल, ठीक है ना, उच्चारण काल मूल से दीर्घ का लंबा होता है, यानी टाइम ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वॉवेल्स, ये क्या हो गया, मात्रा। और उस मात्रा की टाइमिंग को जब हम और इंक्रीज कर देते हैं और खींच देते हैं और लंबा कर देते हैं, तो जो स्वर प्रकट होता है उस स्वर को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। ये दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है मित्र, 3 है। देखिए, ये दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इनके नाम दीर्घ स्वर हैं क्योंकि इनका उच्चारण काल ह्रस्व के अपेक्षा लंबा होता है, अतः इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, लंबे उच्चारण वाले स्वर हैं। स्वजातीय स्वर भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति में स्वजातीयता का मतलब कि जब सेम टाइप ऑफ साउंड्स मिलते हैं, समान स्वर को जोड़ करके उनके उच्चारण को जब हम बढ़ा देते हैं तो क्या होते हैं, वो स्वजातीय। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, स्वजातीय हुआ ना, सेम साउंड है। अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये तीनों किससे पैदा हुए, स्वजातीय मेल से, जिनका उच्चारण दीर्घ है। अब इसको मात्रा वृद्धि स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसकी मात्रा एक मात्रिक है और इसकी मात्रा द्विमात्रिक है, तो मात्रा बढ़ी, तो इसकी मात्रा ह्रस्व से बड़ी होने के कारण इसको मात्रा वृद्धि स्वर के नाम से भी जानते हैं। ये मात्रा वृद्धि भी है, इसमें मात्रा की वृद्धि करके इनकी उत्पत्ति की गई। आगे, दीर्घाक्षर, चूंकि ये दीर्घ संधि के स्वर हैं, इनकी उत्पत्ति का कारक कौन है, दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि से अस्तित्व में आते हैं, अतः इनको क्या बोला जाता है, दीर्घाक्षर, दीर्घ संधि के अक्षर, ये दीर्घाक्षर हैं। ये द्विमात्रिक हैं, ह्रस्व एक मात्रिक है और ये द्विमात्रिक है। इनकी मात्राएं कितनी हैं, 2 हैं। ये किस द्वारा पैदा हुए, दीर्घ संधि के द्वारा। कैसे, स्वजातीय मेल करके। अकः सवर्ण दीर्घ, अक प्रत्याहार के वर्ण जब सवर्ण सेम साउंड में जुड़ेंगे तो दीर्घ, यानी दीर्घ स्वर हो जाएंगे, लंबा हो जाएंगे। तो स्वजातीय मेल के कारण इनका अस्तित्व में आना होता है, अतः इनको हम दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। ये इनका गुण है। स्वजातीय कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिससे कि ये अस्तित्व में आए। मात्रा वृद्धि कह सकते हैं, ये उनकी उच्चारण विधा है कि इनके उच्चारण वृद्धि में आता है। दीर्घाक्षर है क्योंकि ये दीर्घ संधि के द्वारा प्राप्त होते हैं। और द्विमात्रिक है क्योंकि इनकी मात्रा 2 मानी गई है। ठीक है, अब मूलतः इनकी उत्पत्ति किससे है, स्वजातीय मेल से, राइट। अब इनकी संख्या कुल कितनी है, 3। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनकी संख्या हो गई 3। ठीक मित्रों, अब आगे चलें इस पे। अब देखिए, जब ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है ना, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ का विजातीय मेल करते हैं, क्या करते हैं हम, विजातीय मेल। यहां पर क्या था, स्वजातीय मेल, और यहां क्या है, विजातीय मेल। विजातीय मतलब क्या हुआ, डिफरेंट साउंड्स को मिलाना, सेम साउंड्स को नहीं। सेम साउंड तो इसमें मिला, यहां डिफरेंट साउंड मिलेगा। डिफरेंट साउंड कौन मिल रहा है, अ प्लस ई, है ना। अब देखिए यहां पर अ प्लस ई, ये अ आ रहा है यहां और ये ई आ रही है यहां, तो अ प्लस ई बराबर क्या हो गया, ए। अ प्लस ई बराबर ए, ये साउंड हुआ। ठीक वैसे ही अ प्लस उ, अ प्लस उ बराबर ओ। तो ये जो 2 ध्वनियां हैं, ये दोनों ध्वनि
विजातीय स्वरों के मेल से बने हैं, अतः इनका नाम क्या हुआ? विजातीय स्वर या गुण स्वर या गुणाक्षर। गुणाक्षर इनको इसलिए कहा जाता है इन दोनों को क्योंकि ये गुण संधि के द्वारा अस्तित्व में बनाए जाते हैं। इनका अस्तित्व किससे प्रकट होता है? गुण संधि के सिद्धांत द्वारा। इनको विजातीय क्यों कहते हैं? क्योंकि भिन्न स्वरों के मेल से इनकी उत्पत्ति होती है। विजातीय स्वर हैं, एक जात के स्वर नहीं, दो जात के स्वर हैं, जैसे अ और ई बराबर ए। इसीलिए आप देखिएगा यहां से अ आ रहा है, यहां से ई आ रही है, दोनों मिल रहे हैं तो ए बन रहे हैं। ठीक मित्रों, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां से हम मिटा दे रहे हैं, ये हो गया यहां और ये हो गई यहां ई। अ और ई मिले तो क्या बन गया? ए। ठीक है, इसी तरह हम यहां भी मिटा देते हैं। ए देखिए यहां पर भी क्या हुआ? और उ। ठीक है, अ प्लस उ बराबर, यहां प्लस का निशान जोड़ देते हैं, इसमें भी और इसमें भी। अ प्लस उ बराबर ओ, तो भिन्न स्वर है यहां। ठीक है, तो अब ये स्थिति में अपने आए गुण स्वर, क्योंकि इनका जो मेल है भिन्न ध्वनात्मक स्वरों के मेल से बना है, अतः इनको गुण स्वर कहेंगे। वे दोनों स्वर विजातीय हैं, एक जाति के नहीं हैं, अतः इनको विजातीय स्वर भी कहते हैं। गुणाक्षर इनकी स्थिति किससे प्राप्त हुई? गुण संधि के द्वारा। अगर ये स्थितियां आपको क्लियर हो जाएंगी तो अभी तक जो इसमें है दीर्घ, गुण और वृद्धि, ये तीनों संधियां आपके समझ में आ जाएगा मित्र, और स्वरों की उत्पत्ति भी समझ में आ जाएगी, ये कैसे कैसे बने। ठीक दोस्तों, अब आपके सामने देखिए ये दो स्वर हैं जिनको हम गुण, विजाति या गुणाक्षर कहते हैं। इनकी उत्पत्ति किस तरह से आ रही है वो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। आगे ए, अ प्लस ए बराबर आए। ठीक है ना, अ प्लस ए बराबर क्या है? आए। ठीक है, यहां देखो अ प्लस ए बराबर आए, और यहां अ प्लस ओ बराबर आओ। यहां देखिए अ आया और ये ओ गया, औ बना, ये अ आया और ये ए आया, ये क्या बना? आई बना। ये जो दो संधियां हैं, ये दोनों स्वर हैं, इनको हम वृद्ध स्वर कहते हैं। सवाल आता है कि यार वृद्ध स्वर और वृद्ध संधि, ये क्या अंतर आ गया? दीर्घ संधि और वृद्ध स्वर, इसमें कंफ्यूजन है क्या? उसको जान लो कि यहां मात्रा की वृद्धि होती है और यहां स्वरों की वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि है आप इसको देखो। अगर सपोज मान लीजिए कि मैं ए को तोड़ूं, तो अगर ए को तोड़ूंगा तो इसमें से क्या निकलेगा? अ प्लस ई, अ प्लस ई बराबर ए। और अगर आय को तोड़ रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अ प्लस ई, ठीक है ना, ए बराबर हो जाएगा आय। अब अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहीं से तोड़ लो, अ प्लस ई बराबर ए, यही हुआ ना, अ प्लस ई बराबर ए, प्लस एक अ बचा, इसके आगे एक और अ देख लीजिए। तो इसमें तो एक अ पहले से ही है और एक अ ए चला गया, दो अ आ गए ना। इसमें एक ही अ है और इसमें दो अ है। ठीक है, इसी तरह से ओ में भी प्रक्रिया है। इसी अ स्वर की वृद्धि के कारण इसका नाम क्या पड़ा? वृद्धि स्वर। ठीक, तो ये दो हमारे पास वृद्धि स्वर हैं, आय
और औ, ये वृद्धि स्वर है। इनको वृद्धाक्षर भी कहते हैं। तो ठीक है मित्र, ए का आपने देख लिया कि ए से आय में एक अ की ज्यादा वृद्धि है। इसी प्रकार से ओ में, औ में जब हम आएंगे तो औ में, इस ओ में देखिए ये ओ यहां है, एक अ इसमें पहले से ही आया हुआ है ना। इस ओ में एक अ पहले से ही आया हुआ है, ये ओ एक अ ये जा रहा है, तो दोनों मिलकर के औ बनाएंगे, तो यही स्थिति औ की भी आएगी। ठीक है, औ की भी स्थिति सेम वही होगी कि अ प्लस ओ बराबर अ, देखिए यहां अ प्लस ओ बराबर औ। तो इस ओ में, इस औ में एक स्वर की अधिकता है, जिस कारण हम इसको वृद्धाक्षर या वृद्ध स्वर कहते हैं। चूं ये वृद्ध संधि के द्वारा प्रकट होते हैं, अतः इनको हम वृद्धाक्षर के नाम से भी जानते हैं। वृद्धि है इसमें। ठीक, अब आगे आते हैं मित्र। ये यहां सबसे बड़ा झगड़ा है, री को लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा है। री को कुछ लोग मूल स्वर में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? मूल स्वर में। नहीं मित्रों, कभी री को मूल स्वर में मत जोड़िएगा, क्योंकि मूल स्वर तीन ही हैं। कैसे प्रकट हो रहे हैं वो आपके सामने है, इसमें कहीं पर भी री का स्थान नहीं है। ठीक है, और हिंदी निदेशालय द्वारा जो देवनागरी लिपि में मानक वर्णों का निश्चय हुआ है, तो भारत सरकार के द्वारा संचालित हिंदी निदेशालय ने भी री को मानक स्वरों में मूल स्वर नहीं माना है, आगत स्वर माना है। अब बहुत सारी किताबों में संख्या 4 बताई जाती हैं, जो आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। ये आगत हैं, इनको आगत क्यों कहा जाए? पहला चीज तो आप ये देखिए कि इनको आगत क्यों कहते हैं। क्योंकि ये अपने से आए हुए हैं। अपने से कैसे आए? इनकी एंट्री हिंदी में अकॉर्डिंग टू ग्रामर नहीं है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज है। ये भाषाई शब्दों के माध्यम से हिंदी भाषा में प्रवेश किए संस्कृत से, न कि व्याकरण के माध्यम से प्रवेश किए हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हिंदी में तद्भव भी चलता है, तत्सम भी चलता है। तो जो तत्सम शब्द है उसके माध्यम से इनका अस्तित्व हिंदी में है, पर व्याकरण के माध्यम से इनका अस्तित्व हिंदी में नहीं है। इनके बिना भी हिंदी फल फूल लेती है। इनकी कोई बहुत खास आवश्यकता हिंदी में नहीं पड़ती। जैसे ऋतु लिखना है तो आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऋतु, ये ऐसे भी ऋतु लिखा जाता है। किसी का नाम रितेश है तो वो आराम के साथ र पर छोटी की मात्रा लगा करके रितेश ऐसे लिखता है। कोई जरूरी नहीं कि इनका उपयोग, हिंदी में इनका कोई उपयोग नहीं। ठीक है, और चूंकि ये आगत हैं, आए हुए हैं, तो इनको हम मूल स्वर में नहीं जोड़ेंगे। और जो लोग कहते हैं कि नहीं री को मूल स्वर में जोड़िए, तो उनसे पूछिए कि हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? अगर वो कहते हैं कि नहीं अर्ध स्वरों की संख्या सिर्फ 2 ही है, बोलो क्यों भैया? अगर आप री को मूल स्वर मान रहे हो तो र को भी अर्ध स्वर मानो, और अगर र को अर्ध स्वर नहीं मान रहे हो तो री को मूल स्वर में लाने का आपके पास औचित्य क्या, प्रमाण क्या है? हाँ, एक जगह ये चारों हो सकते हैं, एक जगह पर। कहां? ह्रस्व मात्रिक स्वर। मूल स्वर ना पूछ करके अगर आपसे सवाल करेगा मित्र कि ह्रस्व मात्रिक स्वरों की संख्या बताइए, तो 4 है, क्योंकि 3 तो यहां दिख ही रहा है। और ये इसमें जो देख रहे हैं ये एक दीर्घ मात्रा का है और एक ह्रस्व का है।
तो 3 ये और 1 ये, कितने हो गए? 4। हिंदी में ह्रस्व मात्रिक स्वरों की संख्या 4 है, न कि मूल स्वरों की संख्या। मूल स्वरों की संख्या 3 ही है, 4 नहीं है मित्र। तो इस तरह से शब्द जो स्वर की उत्पत्ति है, एक ही स्वर से सारे स्वरों की उत्पत्ति आपके सामने आई। उन स्वरों की जो विवेचनाएं हैं, जिस पर सवाल बनते हैं, जो अधिकतर पूछे जाते हैं, उनका हम सारे रीजन्स आपके सामने प्रस्तुत किए। कौन, कैसे और क्या बन रहा है, उसको भी हम आपको डिफाइन करने की पूरी कोशिश किए हैं मित्रों। इस पर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर हम आपको बता देते हैं, उनको आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला, मूल स्वरों की संख्या, ह्रस्व मात्रिक स्वरों की संख्या, दीर्घाक्षर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर कौन है। दीर्घ स्वर जब पूछेगा तो आप कितना बताएंगे? 3। और अगर गुरु मात्रिक स्वर पूछेगा तो कितने बताएंगे? 8। क्योंकि 2 और 2 4, ये हो ही गए। 4 और 3 ये क्या हो गए? 7 और एक बड़ी री, ये 8। हालांकि इस री का उपयोग, अब बड़ी री का उपयोग संस्कृत में ही समाप्त हो गया था, लेकिन यहां एक संख्या तो बढ़ रही है। और आज भी कहीं कहीं सवाल री को लेकर के आता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा होत्री, छोटी री प्लस ऋचा, इधर भी छोटी री, इधर भी छोटी री है, दोनों छोटी री मिलकर के बड़ी री हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? यहां हो त्रीचा, क्या हो गया? हो त्रीचा। इसी तरह से मातृ ऋणम, मातृ ऋणम, मातृणम तो अस्तित्व में आएगा, लेकिन जो हिंदी में इनका कोई औचित्य नहीं रह गया है, अतः यहां पर बड़ी री का कोई मतलब नहीं है। केवल संख्या बढ़ा देंगे किनका? गुरुमात्रिक स्वरों का। ठीक है, गुरुमात्रिक स्वर अगर पूछा जाएगा तो 8 बताएंगे। और दीर्घ स्वर पूछा गया, दीर्घ, तो दीर्घ केवल दीर्घ जिस संधि से जो प्राप्त होगा उसका नाम वही होगा ना। जो उसका फादर नेम है उसे तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। फादर्स नेम तो जहां का तहां होगा। डीएनए नो चेंज, डीएनए में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो दीर्घ संधि के द्वारा जो प्राप्त होगा वो दीर्घाक्षर है। बाकी जो गुण और वृद्धि द्वारा प्राप्त हुए हैं, इनकी भी उच्चरित मात्रा गुरु है, और ये 4 की उच्चरित मात्रा ह्रस्व है। तो गुरु मात्रिक स्वरों की संख्या 8 हो गई। गुरु मात्रिक स्वरों की संख्या 8 हो गई। लेकिन दीर्घ संधि से प्राप्त जो हैं दीर्घ स्वर अगर पूछेगा तो दीर्घ स्वर तो 3 ही न हुआ। यदि किताबों में दीर्घ स्वर 8 दिखाया जा रहा है तो उनसे पूछो भैया अगर दीर्घ स्वर 8 है तो ये जो है ए ओ, गुण स्वर, आई औ, वृद्ध स्वर, ये क्या हैं? ये तो दीर्घ संधि से प्राप्त हुए नहीं हैं, ये तो अलग अलग संधियों से प्राप्त हुए हैं। और अगर नाम पूछेंगे तो उनके संधि के माध्यम से ही उनका नाम प्रकट होगा। जैसे ये मूल स्वर हैं क्योंकि इसमें कोई संधि नहीं है। ये दीर्घ स्वर हैं क्योंकि दीर्घ संधि द्वारा हुए। ये विजातीय यानी गुण संधि के द्वारा प्राप्त हुए, इसलिए गुण स्वर हैं। ठीक है ना, इनकी स्थिति तो गुण स्वर से है ना, गुण संधि से है। ये जो हैं ये वृद्ध संधि से हैं, इसलिए इनको वृद्ध स्वर कहा गया, इनको गुण स्वर कहा गया, इनको दीर्घ स्वर कहा गया। तो इस जो अंतर हैं इन पर आप गौर कीजिए। बाकी मित्रों इससे संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो समय के अभाव में उसको हम यहाँ प्रकट नहीं कर रहे हैं। अगले वीडियो में इनसे संबंधित आपको सारे प्रश्न, सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि वीडियो देखने के बाद
आपको जो डाउट्स हों वो कमेंट्स में अवश्य डालें, ठीक है, ताकि उस कमेंट्स को जब हम पढ़ें तो हमको ये पता लग जाए कि मेरे बच्चों को, मेरे छात्रों को तत्कालिक टॉपिक पर क्या क्या डाउट्स आए और या वो क्या और जानना चाहते हैं, ताकि ये आपका ही पटल है। इसको हम कोई बिजनेस के लिए नहीं बनाए हैं, आप लोगों ने ही बनाया और हमें खड़ा किया है, ठीक है। तो आपका अपना ही है, इसलिए यहाँ निश्चिंत भाव से जो डाउट्स आपके बनते हों उनको कमेंट्स बॉक्स में डालें। मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा अगली वीडियो बनाने से पहले जो नई वीडियो आए उसमें 2-4-5 मिनट का हम आप लोगों के डाउट्स क्लियर करके तब किसी अगले चैप्टर पर आया करें। इससे हम लोगों के बीच का संप्रेषण अच्छा होगा और ये जो प्रयत्न चल रहे हैं ये सार्थक होंगे। ठीक मित्रों,